हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल होम साइंस फ्यूचर पॉइंट पर। दोस्तों, आज हम बात करने वाले हैं परमाणु, अणु और यौगिक के बारे में। तो देखिए, अगर हम एक उदाहरण द्वारा आपसे पूछें कि ये जैसे कोई कमरा है तो वो कमरा किन चीज़ों से मिलकर बना है, तो कमरा किससे मिलकर बना होता है? दीवालों से। ठीक है, उसके चारों तरफ क्या होती हैं? दीवालें होती हैं। और अगर फिर हम दीवालों के बारे में पूछें कि दीवालें किससे मिलकर बनी है, तो उसमें क्या आता है? ईंट। ईंट के ऊपर ईंट हम जोड़ते जाते हैं तो क्या बनती हैं? दीवारें बनती हैं। फिर अब उसको भी अगर हम तोड़े, उसके भी अंदर जाएं तो क्या होता है? ईंट किससे मिलकर बना होता है? अब ईंट के बारे में अगर पूछेंगे तो जवाब आएगा कि मिट्टी से मिलकर बना होता है। ठीक है, फिर अब अगर हम मिट्टी के अंदर जाएंगे तो मिट्टी के अंदर जाने पर क्या होता है? मिट्टी छोटे छोटे कण रहते हैं मिट्टी में। ठीक, बहुत छोटे छोटे कण रहते हैं, उनसे मिलकर बनी रहती है मिट्टी। अब उसके भी अंदर जाएंगे तो उसके अंदर जा पाना हमारे लिए थोड़ा सा मुश्किल होगा। ठीक है, मुश्किल होगा, जिसको क्या कहेंगे कि हमारी साधारण आंखों से दिखाई नहीं देंगे, या फिर उनको आगे तोड़ पाना मुश्किल रहेगा। ठीक है, तो प्राचीन भारतीय दार्शनिक महर्षि कणाद ने, जो कि लगभग 500 ईसा पूर्व यहाँ पर थे, उन्होंने प्रत्येक मैटर को, हर एक द्रव्य को या हर एक पदार्थ को क्या किया? इसी सिद्धांत पर तोड़ते गए, एक के बाद एक क्या किया? स्टेज पर उसको डिफरेंशिएट करते गए, तोड़ते गए, और लास्ट में वो इसी डिसीजन पर पहुंचे कि हर एक मैटर को जब हम डिविजिबल करते हैं, तोड़ते जाते हैं, तो लास्ट में हम उसके एक ऐसे पार्टिकल पर पहुंचते हैं जहां पर उसके उस छोटे कण को तोड़ पाना मुश्किल रहता है। ठीक है, जो ये सबसे छोटा कण है किसी द्रव्य का, जिसको तोड़ पाना मुश्किल है, इसी द्रव्य के उस छोटे पार्टिकल को महर्षि कणाद ने नाम दिया था परमाणु का। तो ये हो गई परमाणु की हिस्ट्री। अब हम आते हैं आगे परमाणु के बारे में। तो दोस्तों, जो महर्षि कणाद ने सबसे छोटा इंडिविजुअल अविभाज्य कण का नाम परमाणु दिया था, अब यहाँ पर उसकी संरचना के बारे में बहुत सारी अवधारणाएं आने लगी। ठीक है, कि वो अविभाज्य कण की संरचना क्या होती है, जिसके ऊपर क्या होता है? किसी भी पदार्थ का पूरा गुण, पूरा कैरेक्टर निर्भर करता है। ठीक है, तो उसकी संरचना के बारे में आगे चल करके वैज्ञानिक युग में क्या हुआ? कुछ संकल्पनाएं आई, जिसमें से पहली संकल्पना थी, पहली थॉमसन का परमाणु मॉडल। दूसरा था रदरफोर्ड का परमाणु मॉडल, और तीसरा था बोर का परमाणु मॉडल। ठीक है, तो यहाँ पर तीन मुख्य मॉडल आए जो एक के बाद एक अपग्रेड होते गए। ठीक है, जैसे सबसे पहले थॉमसन ने समझाने का प्रयास किया कि परमाणु क्या होता है, उसके बाद अगर वो मॉडल पूरा जवाब नहीं दे पाया कैरेक्टर के अनुसार, तो फिर क्या आ गया? उसका अपग्रेड किया गया। फिर रदरफोर्ड ने अपना मॉडल प्रस्तुत किया। फिर ये भी जब जवाब नहीं दे पाया सभी प्रश्नों का, तो फिर उसके आगे क्या हो गया? बोर का मॉडल आया। ऐसे ऐसे क्या हो गए? अपग्रेड होते चले गए। ठीक है, तो अब आते हैं हम इसमें थोड़ा सा डिस्क्राइब कर देते हैं आपको एक एक को। तो दोस्तों, यहाँ पर देखिए, आते हैं थॉमसन का परमाणु मॉडल पर। तो थॉमसन ने क्या बताया? एक तरबूज को अगर हम उदाहरण यहाँ पर लें तो क्या होता है? एक तरबूज में जो लाल पार्ट होता है उस तरबूज का, बिल्कुल रेड पार्ट, जो खाने में मीठा लगता है, उस लाल पार्ट को थॉमसन ने कहा कि जो लाल पार्ट होता है उसको धनावेशित गोला माना या धनावेश माना। ठीक है, अगर हम पूरे तरबूज को लेंगे तो उसको बोल सकते हैं धनावेशित गोला। ठीक है, तो उस तरबूज में जो बीज धसे हुए होते हैं काले कलर के, उन बीज को थॉमसन ने कहा कि वो क्या होते हैं? इलेक्ट्रॉन होते हैं। तो उसमें क्या होते हैं? ऐसे छोटे छोटे बीज जो होते हैं धसे रहते हैं,
केंद्र पर थोड़ा ज्यादा रहते हैं, किनारों पर कम रहते हैं। ये जो बीज हैं इनको क्या नाम दिया? इलेक्ट्रॉन। तो इलेक्ट्रॉन क्या होते हैं? ऋणावेशित होते हैं। ठीक है, तो थॉम्सन के परमाणु मॉडल में क्या मुख्य बिंदु था? इनके अनुसार था कि परमाणु क्या होता है? एक धनावेशित गोला होता है जिसमें इलेक्ट्रॉन या ऋणावेशित इलेक्ट्रॉन क्या होते हैं? इसमें उसके बीज की तरह यहाँ पर धसे होते हैं। ठीक है, अब आते हैं अगले मॉडल पर। इसके बाद आता है दोस्तों दूसरा मॉडल जिसका नाम है रदरफोर्ड का परमाणु मॉडल, रदरफोर्ड्स एटॉमिक मॉडल। तो रदरफोर्ड ने अपना परमाणु मॉडल प्रस्तुत करने से पहले एक प्रयोग किया। उस प्रयोग में उन्होंने गोल्ड की एक फॉइल ली। गोल्ड की फॉइल का मतलब क्या हो गया? या सोने की क्या ली? एक बहुत पतली फिल्म लिया। ठीक है, उस फिल्म या पन्नी कह सकते हैं आप, उस फिल्म पर उन्होंने क्या किया? अल्फा कण का प्रकीर्णन किया, या ढेर सारे अल्फा कणों को जिनकी ऊर्जा काफी ज्यादा थी उनको क्या कर दिया? उस फिल्म पर छोड़ दिया। ठीक है, तो यहाँ पर इस प्रयोग में उन्होंने फिर ऑब्जर्व किया तो क्या थे? बहुत ढेर सारे अल्फा कण ऐसे थे जो बिना कहीं डिफ्लेक्ट हुए क्या हुए? सीधे निकल गए इस पार से उस पार। ऐसे कण क्या थे? बहुत सारे थे। ये देखिए सब क्या है? सीधे निकल गए हैं। ठीक है, बिना डिफ्लेक्ट हुए। ठीक है, उसमें से कुछ कण ऐसे थे जो क्या हो गए? किसी एंगल पर, थोड़ा सा एंगल पर, एक्यूट एंगल पर क्या हुए? वापस हो गए। ये कण बहुत कम थे, और उससे भी कम, बहुत कम कह सकते हैं, या उससे भी कम कण ऐसे थे जो क्या हो गए? सीधे गए और 180 डिग्री पर सीधे हो गए, वापस हो गए, उसी पाथ पर वापस हो गए। ठीक है, तो यहाँ पर क्या हुआ? इस प्रयोग को करने के बाद उन्होंने कुछ ऑब्जर्वेशंस निकाले। ठीक है, तो पहले सुन लीजिए प्रयोग क्या था। अल्फा कण प्रकीर्णन का प्रयोग था, जो कि गोल्ड की पतली पन्नी पर यह प्रयोग किया गया। ठीक है, पन्नी कौन सी थी? गोल्ड की, गोल्ड फॉइल। ठीक है, यहां पर किया गया किसका? अल्फा पार्टिकल्स का इंसिडेंशन किया गया यहां पर। ठीक है, तो अब आते हैं, एक बार हम फिर से पॉइंट क्लियर कर देते हैं क्या क्या हुआ यहाँ पर। अल्फा कण जब गए तो को मैक्सिमम नंबर ऑफ पार्टिकल, सबसे ज्यादा संख्या में कुछ अल्फा कण ऐसे थे जो क्या हो गए? पन्नी को सीधे पार कर गए। कम संख्या में कुछ पार्टिकल्स ऐसे थे जो क्या हुए? यहाँ पर गए और एक्यूट एंगल से ऐसे वापस हो गए। ठीक है, और बहुत कम संख्या में ऐसे पार्टिकल्स थे जो क्या हुए? सीधे गए और 180 डिग्री पर वापस आ गए उसी पाथ पर। ठीक है, तो इससे उन्होंने क्या किया? कुछ निष्कर्ष निकाला। तो देखिए यहाँ पर रदरफोर्ड ने जो यहाँ पर एक्सपेरिमेंट किया, इसके बाद उसके आधार पर उन्होंने अपना कंक्लूजन निकाला। तो कंक्लूजन यही निकला कि जो यहाँ पर ढेर सारे पार्टिकल्स ऐसे थे जो सीधे निकल गए, तो उसका मतलब क्या हो गया कि परमाणु के भीतर का अधिकतर भाग क्या है? खाली होता है। ठीक है, इसके बाद क्या हुआ? यहाँ पर कुछ पार्टिकल्स क्या थे जो कि कम संख्या में थे, एक्यूट एंगल या किसी एंगल पर क्या हो गए? डिफ्लेक्ट हो गए, किसी कोण पर क्या हो गए? इस तरह से थोड़ा सा परावर्तित हो गए, या फिर ये कहेंगे कि अपने पाथ से विचलित हो गए। ठीक है, तो जो विचलित हो गए उससे उन्होंने कंक्लूजन निकाला कि परमाणु में धनावेशित भाग बहुत कम होता है, क्योंकि अल्फा पार्टिकल्स क्या होते हैं? धनावेशित पार्टिकल्स होते हैं, और धनावेशित पार्टिकल का अपने पाथ से विचलन कब होगा? जब उसके रास्ते में कहीं पर धनावेश आएगा। चूंकि यहाँ पर बहुत कम पार्टिकल ऐसे थे जो अपने पाथ से या अपने रास्ते से विचलित हुए थे, इसलिए उसके आधार पर उन्होंने क्या निकाला कंक्लूजन? कि परमाणु में धनावेशित भाग बहुत कम होता है। ठीक है, इसके बाद जो और भी कम संख्या में या बहुत कम संख्या में क्या थे पार्टिकल? 180 डिग्री पर वापस आए थे। ठीक है, इसके आधार पर उन्होंने कंक्लूजन निकाला, क्या निकाला? कि सोने के परमाणु का पूर्ण धनावेशित भाग और द्रव्यमान परमाणु के भीतर बहुत कम आयतन में सीमित होता है।
इसका मतलब ये हुआ कि 180 डिग्री पर कौन से अल्फा पार्टिकल आएंगे, जो क्या करेंगे, डायरेक्टली पूर्ण धनावेशित भाग से टकराएंगे। ठीक है, तो इसका मतलब ये हुआ कि जो सोने का यहाँ पर परमाणु है, उस परमाणु के भीतर एक ऐसा भाग है जहां पर उसका पूरा द्रव्यमान और धनावेशित भाग क्या है, केंद्रित है उस छोटे से आयतन में। तभी तो यहाँ पर ये धनावेशित अल्फा पार्टिकल टकरा करके 180 डिग्री पर वापस आ गया। ठीक है, तो इसके आधार पर उन्होंने क्या कंक्लूजन निकाला कि परमाणु के भीतर एक ऐसा भाग होता है जहां पर उस परमाणु का पूरा द्रव्यमान और पूरा धनावेश बहुत कम आयतन में क्या होता है, सीमित होता है। ठीक है, तो इसके बाद क्या किया उन्होंने, अपने इन कंक्लूजन्स के आधार पर उन्होंने अपना एक परमाणु मॉडल दिया रदरफोर्ड ने। तो उस परमाणु मॉडल के जो मुख्य बिंदु हैं, वो चलिए मुख्य बिंदु की तरफ चलते हैं। तो अल्फा पार्टिकल स्कैटरिंग एक्सपेरिमेंट के बाद, उसके कंक्लूजन के बाद रदरफोर्ड ने अपना जो परमाणु मॉडल प्रस्तुत किया, उस मॉडल के जो मुख्य बिंदु हैं इस प्रकार से हैं, आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए। तो ठीक है, अब देखिए इस मॉडल का जो मुख्य बिंदु था, इसमें क्या था, पहला बिंदु ये है कि परमाणु का केंद्र धनावेशित होता है जिसे नाभिक कहा जाता है। एक परमाणु का लगभग संपूर्ण द्रव्यमान नाभिक में उपस्थित होता है। हमने जो तीसरा कंक्लूजन निकाला था 180 डिग्री पर जो हमारा अल्फा पार्टिकल क्या हुआ था, वापस हुआ था, उस कंक्लूजन के आधार पर ये पॉइंट बताया गया था। तो इन्होंने उसको क्या कर दिया, अपने पॉइंट में लिख दिया है कि जो परमाणु का लगभग संपूर्ण द्रव्यमान होता है, क्या होता है, उसके नाभिक में केंद्रित होता है। ठीक है, इसके बाद दूसरा पॉइंट है, जो ऋणावेशित इलेक्ट्रॉन होते हैं, निगेटिव चार्ज इलेक्ट्रॉन होते हैं, वो नाभिक के चारों ओर वृत्तीय कक्षा में क्या करते हैं, घूमते रहते हैं। वर्तुलाकार मतलब क्या होता है, वृत्तीय कक्षाओं में क्या करते हैं, घूमते रहते हैं। और तीसरा पॉइंट है, नाभिक का आकार परमाणु के आकार की तुलना में बहुत कम होता है। ठीक है, तो अगर हम इसको यहाँ पर समझेंगे तो कुछ इस प्रकार से बना सकते हैं। देखिए, परमाणु का जो संपूर्ण द्रव्यमान होता है वो क्या होता है, धनावेश तथा द्रव्यमान एक छोटे से भाग में केंद्रित होता है, जिसको हम क्या बोलते हैं, नाभिक। ठीक है, यहां पर क्या होता है, पूरा द्रव्यमान रहेगा। ठीक है, अब इलेक्ट्रॉन जो होते हैं इस नाभिक के चारों तरफ वृत्तीय कक्षाओं में क्या करते हैं, घूमते रहते हैं। ठीक है, यहां पर क्या करेंगे, इलेक्ट्रॉन इस तरह से घूमते रहते हैं। ठीक है, वृत्तीय कक्षाओं में। ठीक है, तो इस प्रकार से यहां पर क्या हुआ, नाभिक में जो संपूर्ण द्रव्यमान और धनावेश है वो क्या है, नाभिक में केंद्रित है, और नाभिक का जो आयतन है परमाणु के आयतन की तुलना में बहुत कम है। ठीक है, चलिए अब चलते हैं अगले मॉडल। तो देखिए, अगला जो मॉडल है नील्स बोर का परमाणु मॉडल। तो बोर के मॉडल से पहले हम रदरफोर्ड के मॉडल की कमियों के बारे में बताएंगे। जो रदरफोर्ड ने अपने मॉडल में प्रस्तुत किया था कि परमाणु के केंद्र में धनावेशित नाभिक होता है और उसके चारों तरफ वृत्तीय कक्षाओं में इलेक्ट्रॉन घूमते रहते हैं। तो इसमें क्या होता है, यहां पर यह क्वेश्चन उठाया गया कि अगर कोई भी इलेक्ट्रॉन लगातार कक्षा में घूमता रहेगा तो उसकी ऊर्जा क्या होगी, कम होती जाएगी या ऊर्जा का ह्रास होता जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पर घूमता हुआ इलेक्ट्रॉन की अगर ऊर्जा कम होती जाएगी तो लगातार इसकी रेडियस क्या होगी, घटने लगेगी, और घटते घटते लास्ट में जैसे जैसे उसकी ऊर्जा कम होगी, ये इसकी रेडियस घट करके क्या होगी, नाभिक के पास तक पहुंच जाएगी, और ये क्या होगा, ये इलेक्ट्रॉन नाभिक में जाकर के विलय हो जाएगा। और अगर इलेक्ट्रॉन का नाभिक में विलय हो जाएगा तो यहाँ पर परमाणु का क्या हो जाएगा, विनाश हो जाएगा, मतलब परमाणु क्या हो गया, खत्म हो गया है। ठीक है, तो रदरफोर्ड ने इस कमी का जो, इसको हम ये भी कह सकते हैं कि परमाणु के अस्थायित्व की व्याख्या करने में रदरफोर्ड क्या हुए, असफल हो गए,
क्योंकि नाभिक में जो है इलेक्ट्रॉन का विलय हो जाएगा और परमाणु का स्थायित्व समाप्त हो जाएगा। ठीक है, तो इस कमी को दूर करते हुए बोहर ने अपना मॉडल प्रस्तुत किया। तो बोहर के मॉडल के अनुसार उन्होंने सब कुछ सेम रखा। उन्होंने ये रखा कि परमाणु में उसके केंद्र में एक धनावेशित नाभिक होता है, ठीक है, और इसके चारों तरफ वृत्तीय कक्षाएं होती हैं। इसके चारों तरफ वृत्तीय कक्षाएं होती हैं। इन कक्षाओं का उन्होंने नाम दिया के, यल, यम, यन। नाभिक की तरफ से शुरू करते हैं। जो के कोष है इसकी संख्या को दिया उन्होंने 1, यल सेकंड कोष 2, यम थर्ड कोष, एन फोर्थ कोष, ऐसे ही आगे बढ़ते जाते हैं। ठीक है, अब इन्होंने परमाणु के अस्थायित्व की व्याख्या के लिए क्या किया कि इन्होंने हर एक कोष की, ये जो वृत्तीय कक्षाएं हैं या कोष हैं, हर एक कोष की ऊर्जा को फिक्स कर दिया। तो बोर के मॉडल में यही चीज एक नया पॉइंट आ गया कि परमाणु के चारों तरफ जहां पर इलेक्ट्रॉन वृत्तीय कक्षाओं में घूमते रहते हैं, उन कक्षाओं की ऊर्जा क्या होती है, फिक्स होती है। ठीक है, तो इससे उन्होंने क्या किया, परमाणु के अस्थायित्व की व्याख्या कर दी। ठीक है, तो इस परमाणु के मॉडल के जो मुख्य बिंदु है क्या है, परमाणु के नाभिक में उसका धनावेश तथा पूर्ण द्रव्यमान होता है। ठीक है, उसके चारों तरफ वृत्तीय कक्षाएं होती हैं। उन कक्षाओं की ऊर्जा क्या होती है, फिक्स होती है, निश्चित होती है, और उन कक्षाओं का नाम है के, यल, यम, यन, और इनकी शुरुआत क्या होती है, नाभिक की तरफ से होती है। पहली कक्षा को क्या के बोलेंगे, दूसरी को यल, तीसरी को यम, चौथी को यन, इस प्रकार से बोलते हैं। दोस्तों, यहाँ पर जो 19वीं शताब्दी के बाद क्या हुआ, जब परमाणु के छोटे कणों के खोज की गई, तो वहाँ पर क्या हुआ, हम यहाँ पर एक छोटा सा ट्रिक बताते हैं जो आप लोगों को पहले से भी पता होगा। जो परमाणु में छोटे छोटे कण होते हैं, इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन, ये उसके 3 मुख्य कण होते हैं। इनकी खोज किसने की थी, तो ये आप लोग पढ़े होंगे, ईटा पर नाचे। ठीक है, ईटा पर नाचे। ई का मतलब क्या हुआ, इलेक्ट्रॉन, टा का मतलब क्या है, थॉम्सन। ठीक है, पा से बनेगा प्रोटॉन, रा रदरफोर्ड। ना न्यूट्रॉन के लिए हो जाएगा चैडविक। ठीक है, तो इन वैज्ञानिकों ने इन तीनों अलग अलग कणों की खोज की थी। इलेक्ट्रॉन की खोज थॉम्सन ने किया था, प्रोटॉन की खोज रदरफोर्ड ने किया था, और न्यूट्रॉन की खोज चैडविक ने किया था। दोस्तों, अणु और यौगिक के बारे में हम अगले लेक्चर में बात करेंगे। तो आज के लिए बस इतना ही है। धन्यवाद।